नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात दौरे का दूसरा दिन, शौर्य यात्रा में लेंगे भाग, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में दिए गए बलिदानों का प्रतीक है ये पर्व। पीएम मोदी आज राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाना है सम्मेलन का उद्देश्य। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का केरल दौरा, बीजेपी कोर ग्रुप और एनडीए के नेताओं समेत राज्य में स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, सरकार ने दी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नजरें आजादी की ओर, अमेरिका करेगा हर संभव मदद। और खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का हुआ रंगारंग समापन। 3 स्वर्ण के साथ कर्नाटक ने खेलों में हासिल किया पहला स्थान, तमिलनाडु दूसरे और मणिपुर रहा तीसरे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम आज सुबह शौर्य यात्रा में भाग लेंगे और ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है। और इस यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। और इसी कड़ी में पीएम सुबह 11 बजे करीब सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। 1026 में सोमनाथ पर किए गए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आज 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ मंदिर पूरी शान के साथ अडिग खड़ा है। भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का भारत की ऐतिहासिक संस्कृति में सर्वोच्च स्थान है। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के दिव्य जाप में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर परिसर में एक ड्रोन शो का भी अवलोकन किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रद्धा, उल्लास और विश्वास के 1000 साल पूरे होने पर वेरावल स्थित सोमनाथ परिसर दीप्तमान हो उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने हजारों का जन समूह। भक्तिमय वातावरण, सब कुछ लौकिक होते हुए भी अलौकिक। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो। प्रधानमंत्री ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की, भवे भवे नाति भवे भोष्मान आशीर्वाद लिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। उसके बाद शामिल हुए 72 घंटे चलने वाले प्रणवाक्षर ओमकार मंत्र के जाप समापन में। सृष्टि के प्रारंभ से ओमकार मंत्र ब्रह्मांड में है। यह वह ध्वनि है जिसे सबसे पहले सुना गया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देखा ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ महादेव की महिमा को। सनातन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग के महात्मा को
व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। इस शो के जरिए दिखाया गया कि कैसे आतिताइयों ने देश की परंपरा, देश के गर्व और देश की आत्मा को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया था। जनवरी 1026 की उन काली रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन तीर्थ की मर्यादा पर प्रहार किया था। लेकिन ये महादेव हैं जिनका ना आदि है ना अंत। यह भारत भूमि उनके आस्थावानों के अटूट श्रद्धा से रची बसी है। ये न रुकने वाले हैं न झुकने वाले। सरदार पटेल ने संकल्प लिया, जो टूटा है उसे फिर से खड़ा होना है। यह हमारी परंपरा का जीवंत जय घोष है। सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नैनाभिराम ड्रोन शो में सोमनाथ की पूरी अंतरयात्रा, सोमनाथ के पुनर्निर्माण में बलिदान करने वाले और योगदान करने वाले महापुरुषों का योगदान, और साथ ही साथ बुलंद भारत की ऐसी तस्वीर जो कि नवनिर्माण और नवजागरण पर टिकी है। निश्चित तौर से ये विकास और विरासत के संरक्षण और प्रदर्शन का अद्भुत प्रयास है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की विशेष क्षमताओं को विकसित करना, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाना और वैश्विक निवेश के अवसरों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जहां ग्रीन एनर्जी, शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने पर चर्चा होगी। गुजरात की औद्योगिक प्रगति का सबसे बड़ा मंच वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अब गुजरात के औद्योगिक हृदय राजकोट में नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ दिखाई दे रहा है। मौका है वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का मूल विचार यह है कि स्थानीय संसाधनों, उद्योगों और सामर्थ्यों को पहचाना जाए, उनके लिए आवश्यक नीतियों और निवेश के अवसर खोजे जाएं और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के माध्यम से राजकोट, सौराष्ट्र एवं कच्छ में बहुत ही बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आने की हमें पूरी विश्वास है। कच्छ सौराष्ट्र पर फोकस करता हुआ ये क्षेत्रीय सम्मेलन राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से गुजरात सरकार न केवल जिले स्तर पर निवेश आकर्षित करना चाहती है, बल्कि वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से गुजरात सरकार जिले स्तर तक निवेश को आकर्षित करना चाहती है। इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में पेश किया है। क्योंकि वाइब्रेंट के कारण गुजरात में कई इंडस्ट्रीज आई, और हमारी जो बात करूं खादी और ग्राम उद्योग की, तो खादी और ग्राम उद्योग का बड़ी तरह से यह विकास हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी साहब की वजह से हमारे कच्छ और गुजरात को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे स्टॉल पर विजिट कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटिंग है। जैसे कि सर यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं, तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में स्वदेशी हमारी चीज़ें हैं वो दिखेंगी। यह सम्मेलन छोटे और बड़े उद्योगों, स्टार्टअप, एमएसएमई, कृषि उत्पादक, शोध संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को एक ही मंच पर लाता है, ताकि क्षेत्रीय निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। इन सम्मेलनों के माध्यम से सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा को भी मजबूत कर रही है। अनुमान है कि 1500 से अधिक एमओयू समझौते साइन होंगे। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सम्मेलन ही नहीं, बल्कि गुजरात के हर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्रदान करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का एक क्रांतिकारी मंच है। जानकार मानते हैं कि साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने में गुजरात की यात्रा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन रमाकांत और मुकुट शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, राजकोट। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रूपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की और इसका मकसद था प्रोजेक्ट में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है और इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने पुणे मेट्रो जैसे जटिल शहरी प्रोजेक्ट को नई रफ्तार दी। जमीन और अनुमति से जुड़ी अड़चनों को दूर कर रहा ये परियोजना आज पुणे की सस्टेनेबल मोबिलिटी की रीढ़ बन चुकी है और लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सफर दे रही है। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ मेट्रोपॉलिटन इलाके के लिए सस्टेनेबल शहरी मोबिलिटी में एक बड़ा बदलाव लाता है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत लागू किया गया यह प्रोजेक्ट 33.28 किलोमीटर में फैला है और इसमें 2 कॉरिडोर PCMC, स्वरगेट और वनज रामवाड़ी हैं। इसमें 30 स्टेशन हैं जिन्हें कुल 13,656.22 करोड़ की लागत से बनाया गया है। लेकिन पुणे मेट्रो के निर्माण में कम दिक्कतें नहीं आईं। प्रोजेक्ट में 2 ऐसी बड़ी दिक्कतें सामने आईं जिन्हें नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया से ठीक नहीं किया जा सका। प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रक्षा मंत्रालय की जमीन से होकर गुजरता था, जहां काम करने की परमिशन देने और जमीन देने में देरी से काम पर असर पड़ा। इसके साथ ही कुछ जगहों पर NOC जारी न होने से कई हिस्से पर काम रुक गया। इन रुकावटों का सीधा असर स्टेशन के काम और सिस्टम इंस्टॉलेशन पर पड़ा और इससे पूरे काम की रफ्तार धीमी होने का खतरा था। लेकिन प्रोजेक्ट में बदलाव आया। 26 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रगति मीटिंग से। उस समय प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस लगभग 24% थी। प्रगति के दाखिल होने के बाद काम करने की रफ्तार काफी मजबूत हुई। हमें कठिनाइयां तब आने लगी जब हम ये देखे कि हमारे बहुत सारे अलाइनमेंट ऐसे जगहों से जा रहे हैं जहां पे जमीन हासिल करना बहुत ही कठिन था। तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं तो इसको प्रगति के माध्यम से जब इसकी समीक्षा जब होगी तो निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। महाराष्ट्र सरकार और महामेट्रो ने जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और यूटिलिटी शिफ्टिंग के काम तेज कर दिए, जबकि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट अथॉरिटीज और लोकल एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल से यह पक्का किया गया कि बची हुई निर्भरता को पहले से ही ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर 2016 को पुणे मेट्रो की नींव रखी और जैसे जैसे काम पूरा हुआ नेटवर्क को धीरे धीरे चालू किया गया। पुणे मेट्रो फेज 1 29 सितंबर 2024 को पूरी तरह चालू हो गया।
जिससे 100% काम पूरा हो गया। यह सिस्टम आज पुणे के अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के एक जरूरी हिस्से के तौर पर पूरी तरह से चालू है। आजकल के जमाने में ट्रैफिक कंसीडर करके मेट्रो का जो है प्रवास वो बहुत अच्छा है। अपने इच्छित स्थान पे जाने के लिए ये जो है मेट्रो बहुत ही फायदेमंद है, जरूरी है। पहले कैसे होता था, ट्रैफिक में काफी समय जाता था। जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है तब से बहुत टाइम कवर होता है। दिस वाज एक्चुअली बेनिफिशियरी फॉर मी बिकॉज जब से मेट्रो चालू हुई है पुणे में तब से जो टाइम है लाइक ट्रैफिक में हर रोज मैं फंसती थी, तो ड्यू टू मेट्रो अभी जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत कम हुआ है। अक्टूबर 2025 तक पुणे मेट्रो ने 100 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को ढोया था, जिसमें रोजाना औसतन 2 लाख से ज्यादा यात्री थे और अक्टूबर 2025 में यह लगभग 2.5 लाख तक पहुंच गया था। अकेले अप्रैल 2025 में 46.59 लाख यात्रियों ने मेट्रो का इस्तेमाल किया, जो नेटवर्क विस्तार के बाद जनता के लगातार भरोसे और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीते 2 हफ्तों से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों की गिरफ्तारियां भी। और इसी के चलते ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और ताज़ा हाल ये है कि आयतुल्ला अली खामनई सरकार ने दंगाइयों को खुली चेतावनी दी है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने प्रदर्शन के दौरान दंगा करने वालों को खुद का दुश्मन बताया और कहा कि इस आरोप में मौत की सजा तक का प्रावधान है। उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका ईरान की हर संभव मदद करेगा। हालांकि इससे पहले भी ट्रंप ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेगा तो अमेरिका ईरानी सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और अब बात करते हैं खेल की। दीव के खूबसूरत समुद्री तट पर आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का समापन रंगारंग अंदाज में हुआ। 5 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ियों ने अपने कौशल और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई और इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समापन समारोह को खास बना दिया। दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का समापन शानदार अंदाज में हुआ। 5 से 10 जनवरी तक चले प्रतियोगिता का आधिकारिक समापन समारोह दीव के तट पर स्थित INS खुखरी स्मारक में हुआ। कार्यक्रम के दौरान दीव के DM राहुल देव बूरा ने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम के मौके पर स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। DM राहुल देव बूरा ने खेलों के सफल आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी। बीच गेम्स के अंदर जब आप सैंड में खेलते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्राउंड और ग्रास से आपकी एनर्जी ज्यादा स्पेंड होती है, स्किल्स ज्यादा लगती है। गेम्स के रूल्स भी थोड़े चेंज हुए हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों ने इतने छोटे टाइम में इस गेम्स को अपनाया, ये उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स में कड़ी स्पर्धा के बीच कर्नाटक के खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं तमिलनाडु 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे पायदान पर रहा, जबकि पिछले साल शीर्ष पर रहने वाले मणिपुर को इस संस्करण में तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।
We are really happy that we were part of the second Khelo India Beach Games, and we are really proud that we have won the championship trophy, and all of us are really happy that we gave a big contribution in the championship of Karnataka, since we got 8 medals out of the 11. So we are really proud and happy that we got a chance. We are coming Penchak Silat, beach Penchak Silat, and beach volleyball and beach Sapatakra. We got 3 gold medals, 2 silver and 3 bronze. So we are happy to share. We are the first runner-up. We are proud moment. This is it is hard work. All our coaches and managers. Tamil Nadu SJT. खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस बार 1300 खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। इस संस्करण में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा, बीच कबड्डी, पेंचक स्लैट और ओपन वाटर स्विमिंग में खिलाड़ियों के बीच कड़ी स्पर्धा देखी गई। वहीं डेमो गेम्स के रूप में शामिल मल्लखंब और रस्साकशी ने भी खेल प्रेमियों को आकर्षित किया। तो ये थे खेल के सितारे दीव के किनारे। खेलो इंडिया बीच गेम्स में 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। कुछ ने जीत हासिल की, कुछ ने सीख। खास बात ये रही कि ये खेल हर खिलाड़ी के लिए अहम रहे। कैमरामैन नवीन के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव। और दीव में खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का सफल समापन हुआ। 5 से 10 जनवरी तक चले आयोजन में 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा और इस दौरान आयोजन पर स्पोर्ट्स ऑफिसर अक्षय कोटलवार से हमारे संवाददाता सुशील ओझा ने बात की। दीव में दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन सफल तरीके से हुआ। इस आयोजन में सबसे खास बात नजर आई दीव के खिलाड़ियों में और दीव के जो खेल से जुड़े जो दर्शक हैं उनका उत्साह। इस वक्त मेरे साथ अक्षय जी मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में इन्होंने अपना काम किया है यहाँ पे, और इनका बड़ा योगदान रहा है इन खेलों के आयोजन में। बहुत बहुत स्वागत है अक्षय जी। लगभग 30 राज्य और संघ शासित प्रदेशों से खिलाड़ियों ने 8 खेल स्पर्धाओं में बहुत जोर शोर से भाग लिया और एक बहुत शानदार जो खेल है उसका हमें प्रदर्शन देखने मिला। यूटी में हमने देखा दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव में से खिलाड़ी काफी संख्या में बाहर निकल के आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का क्या प्रभाव आप देखते हैं? जैसे कि हमारे खिलाड़ियों ने पेंचक सिलाट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और करते हुए उन्होंने 2 स्वर्ण पदक भी जीते। हमारा जो ओपन वाटर स्विमिंग का एक 15 साल का यंग खिलाड़ी था, उसने बहुत ही अच्छे टाइमिंग में 5 किलोमीटर की जो रेस है वो पूरी की। हमारी 20 सॉकर की टीम मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से मेडल हारी है, पर मुझे आशा है कि नेक्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स में हमारी सॉकर की टीम भी स्वर्ण पदक जीतेगी और जो बाकी के खेल है उसमें भी हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए हम लोग पूरे साल भर हम उनको ट्रेनिंग और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसकी व्यवस्था करेंगे। आप पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। टेबल टेनिस में आपने अपने राज्य को और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। एक खिलाड़ी के तौर पर आज जो सुविधाएं मिल रही हैं एक युवा खिलाड़ी को खेलो इंडिया के मंच पर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि आप सभी को पता है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स जो लॉन्च की गई है, जिसमें खेलो इंडिया जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है, उसी के साथ टॉप स्कीम है। इनसे खिलाड़ियों को जो एक ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट मिलता है, जो उनको अर्ली एज में उनको ट्रेनिंग करने मिलती है और जो इक्विपमेंट्स का सपोर्ट मिलता है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अक्षय कोटलवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलो इंडिया का मंच न सिर्फ किसी राज्य के विकास के लिए, किसी यूटी के विकास के लिए अहम है, बल्कि यह मंच युवा खिलाड़ियों को भी वो खेल का स्तर प्रदान करता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है। कैमरा नवीन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव। और 12 साल बाद मूल फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक बार फिर से भारत पहुंच गई है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के तहत दिल्ली में ट्रॉफी का भव्य अनावरण किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह आयोजन भारत के बढ़ते वैश्विक खेल जुड़ाव को दर्शाता है। आपको छोड़ जाते हैं इससे जुड़ी इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के तहत मूल फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 12 साल बाद भारत लौटी है। ट्रॉफी टूर के तहत ट्रॉफी विशेष फीफा चार्टर फ्लाइट से दिल्ली पहुंची, जहां इसका आधिकारिक अनावरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, 2002 विश्व कप विजेता ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर गिलबर्टो डी सिल्वा और कोका कोला के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। Me and millions of people are passionate for this beautiful sport. We are very happy here. Also, we want to thank all of you for the great support, the fantastic welcome.
to hosting us, to bring this beautiful trophy here. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष खेल देशों में शामिल करने के लक्ष्य को भी दोहराया। दोस्तों, ये ट्रॉफी टूर केवल ट्रॉफी टूर नहीं है। ये ट्रॉफी इंडिया में 3 दिन रहेगी। हमारे देश के युवाओं का उत्साहवर्धन होगा। हमारे देश के युवा फुटबॉल के प्रति जागरूक होंगे। The FIFA World Cup trophy is not just a symbol of victory, it is a symbol of possibility, and today that possibility stands in India. फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर 30 देशों की यात्रा करेगा। 150 से अधिक दिनों तक चलने वाले इस टूर के माध्यम से दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों को इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को करीब से देखने और फुटबॉल के जुनून से जुड़ने का अवसर मिलेगा। तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज।